मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन को डिस्कस करें और उसमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन के हवाले से यू नो वेरी वेल कि इसमें सीरीज ऑफ प्रोसेस हैं। जैसे सबसे पहला प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ा था। ग्लाइकोलिसिस जो साइटोसोल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, जिसमें ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपोनेंट है, 6 कार्बन कंपाउंड है, वो ब्रेक होता है दो मॉलिक्यूल्स में, जिन्हें कहते हैं पायरुविक एसिड। एंड प्रोडक्ट उनकी पायरुविक एसिड होती है। पायरुविक एसिड जो दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनेंगे, हर एक के अंदर 3 कार्बन, ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपोनेंट होता है। उसके बाद पायरुविक एसिड, और इसी तरह से हम ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे जो भी लाइक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है उसमें यील्ड या जैसे हम कहें आउटपुट उसकी क्या होती है, ये ऐसे सवाल जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने ग्लाइकोलिसिस के हवाले से देखा कि उसके अंदर नेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं। नेट ग्रॉस तो 4 एटीपी बनते हैं, बट नेट बिकॉज हमने पढ़ा था कि जो इन्वेस्टमेंट फेज होती है उसके अंदर 2 एटीपी जैसे वो कंज्यूम हुए, तो इस वजह से एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से यील्ड जो होगी फाइनली जैसे नेट जो होगी वो 2 एटीपी मॉलिक्यूल होगी। कौन सा प्रोसेस होता है, ये सारे वेरी सिंपल से क्वेश्चन है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन मैकेनिज्म के जरिए एटीपी बनते हैं। डायरेक्ट फास्फेट ग्रुप एटीपी के साथ अटैच होता है, एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन में। 2 एटीपी मॉलिक्यूल बने, 2 NADPH बने और NADH बने और इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर आगे कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रिस्टी के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद है। इसी तरह से और हमने जैसे पढ़ा था कि लाइक ये जो पायरुविक एसिड है, अब ये सिट्रिक एसिड साइकिल में डायरेक्टली इंटर नहीं होगा। अब पायरुविक एसिड की जैसे डी कार्बोऑक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन का एक फिनोमेना होता है जिसे कहते हैं लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन कहते हैं। कल हमने जैसे लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन, लिंक की मीनिंग ये होती है कि जो एनएरोबिक जैसे एक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस, और एरोबिक जो एरोबिक की मीनिंग होती है कि लाइक जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत हो, वो सिट्रिक एसिड साइकिल है। उन दोनों को लिंक करने के लिए लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन, जिसमें पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड है। तो एक कार्बन कहाँ गया, यकीनन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, जिसे हम कहते हैं डी कार्बोऑक्सिलेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे किसी भी मॉलिक्यूल से जैसे रिमूव हो रही है उसे हम कहते हैं डी कार्बोऑक्सिलेशन। तो इस तरह से यानी 2 पायरुविक एसिड थे, तो इसी तरह से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए की भी एडिशन होती है, डी कार्बोऑक्सिलेशन होती है, ऑक्सीडेशन होती है। और इसी तरह से जो यकीनन जैसे कोएंजाइम ए ऐड हुआ था, कल हमने जो पढ़ा था, कोएंजाइम ए ऐड होने के बाद इससे एसिटाइल अल्डिहाइड के साथ कोएंजाइम ए ऐड होगा, तो उसके रिजल्ट में एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर्स इनटू द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर होता है, जिसे कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोऑक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, टीसीए साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल और टीसीए साइकिल भी कहते हैं। तो उसमें आपने देखा कि एक साइक्लिक जैसे इवेंट्स थे, उसमें जो मैट्रिक्स था माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे थे। सबसे पहले 4 कार्बन कंपाउंड जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, जिसे OAA कहते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, प्लस 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम में, रिजल्ट में एक 6 कार्बन कंपोनेंट बनता है, दैट इज कॉल्ड एज सिट्रेट और सिट्रिक एसिड। सिट्रेट और सिट्रिक एसिड के बाद देन आइसोसिट्रेट के बाद जैसे आपने देखा अल्फा कीटोग्लूटेरेट के बाद देन सक्सिनिल कोएंजाइम ए के बाद सक्सिनेट के बाद फ्यूमेरेट के बाद मेलेट के बाद वापस दोबारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। इसी जैसे एक साइकिल के हवाले से साथ साथ में आपने देखा कि आइसोसिट्रेट जो 6 कार्बन कंपाउंड था, उसमें एक डी कार्बोऑक्सिलेशन का फिनोमेना हुआ और NADH रिड्यूस टू NADH ये भी फिनोमेना हुआ था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल यहीं पे प्रोड्यूस हुआ। दूसरा इसी तरह से आपने देखा अल्फा कीटोग्लूटेरेट के बाद देन यकीनन जैसे आपने देखा तो आगे एक एनाथर जैसे CO2 भी रिलीज हुआ, और प्लस में ATP मॉलिक्यूल भी बनते गए, FADH मॉलिक्यूल भी बनते गए, NADH। तो हमने आखिर में उसका एक काउंट भी बनाया था, उसका एक हमने काउंट बनाया था, तो आप स्टूडेंट्स को बिल्कुल याद है काउंट, कि अगर मॉलिक्यूल लेंगे एसिटाइल कोएंजाइम में एक लेंगे तो उसकी जो काउंट में हम करेंगे इस तरह से कि 3 NADH और 1 FADH, 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज प्रोड्यूस्ड। अगर इनको हम डबल करते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, तो यकीनन इन सारी चीजों की डबल हो जाती है। तो खास तौर पे जैसे आपने देखा कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी NADH बनते हैं, लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन के दौरान भी NADH बने। उसके बाद जैसे लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी जैसे
NADH बने, उसके बाद लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन उसमें भी NADH बने, प्लस में क्रैब साइकिल है, क्रैब पर्सन का नेम था क्रैब साइकिल, इसमें भी NADH बने, FADH में बने। जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है NADH है और FADH2, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो क्रैब साइकिल में बने। लिंक रिएक्शन के अंदर भी NADH बने जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान भी NADH बने, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर NADH एंड FADH, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक एनर्जी भी होती है जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी होती है, और यही एनर्जी आगे प्रोटॉन को पंप करने के लिए यूज होती है। और प्रोटॉन जो एक आखिर में प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होना है दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान, जो यकीनन आपने माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन जैसे पढ़ी है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है दूसरी इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो स्पेस या गैप होता है उसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। तो इनके अंदर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होगा। ऐसे जिस तरह से हमने फोटोसिंथेसिस में थाइलेक्वाइड के अंदर, आप स्टूडेंट्स को याद होगा, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा हुआ था। प्रोटॉन ग्रेडियंट थाइलेक्वाइड में कैसे प्रोड्यूस हुआ था, ये ऐसा जनरेट हुआ था, वाई बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल की भी स्प्लिटिंग हुई थी, इसकी वजह से भी प्रोटॉन बन रहे थे। इसी तरह से आपको याद होगा ये साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है, वहां से भी जैसे स्ट्रोमा से प्रोटॉन ल्यूमन की तरफ आ रहे थे। तो ओवरऑल प्रोटॉन के हायर कंसंट्रेशन थाइलेक्वाइड के इनर ल्यूमन में हुआ था, जिसकी वजह से ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स एक और जैसे कॉम्प्लेक्स होता है ह्यूमन जो थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में, उसमें 3 प्रोटॉन पास होते हैं, उनकी एनर्जी से जो ये एनर्जाइज करते हैं ATP+P को, ताकि वो ATP मॉलिक्यूल बनता जाए। इसी तरह से सेम इस जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान जैसे बनेगा प्रोटॉन ग्रेडियंट, तो यकीनन क्या होगा, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट होने के बाद ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया में भी है इनर मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से प्रोटॉन पास होंगे वापस किस लिए आएंगे, मैट्रिक्स की तरफ आएंगे, और इनके फ्लो की वजह से जो एनर्जी होगी उसमें अगेन वही ATP मॉलिक्यूल बनेंगे। इस ATP प्रोडक्शन मैकेनिज्म वही कीमियो ऑस्मोसिस ही कहलाती है, कीमियो ऑस्मोसिस ही कहलाती है, बट ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इस अमल को कहेंगे। प्लांट्स के अंदर हमने वो भी कीमियो ऑस्मोसिस है, बट उस अमल को फोटोफास्फोरिलेशन कह रहे थे। वाई बिकॉज सोलर एनर्जी की वजह से, जैसे आपको पता है कि वाटर की भी स्प्लिटिंग हुई थी और प्रोटॉन बने थे, बट यहाँ पे जैसे सोलर एनर्जी का लाइक ये कोई रोल नहीं है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए जैसे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर भी हो रही थी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा था, और उस वजह से जैसे इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे और वो उनकी एनर्जी की वजह से प्रोटॉन पंप हो रहे थे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के दरमियान, जिसकी वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा हुआ है। और देन ये प्रोटॉन वापस ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स के जरिए आएंगे, और उसके रिजल्ट में वापस आने के बाद यकीनन जैसे उनकी एनर्जी की वजह से, पास होने की एनर्जी की वजह से ATP+P ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। 32 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। कीमियो ऑस्मोसिस मैकेनिज्म है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है, उसमें बहुत ही कम ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, 4 ATP मॉलिक्यूल। कहाँ पे 2 आपने नोट किए थे कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान, और 2 मॉलिक्यूल आप ATP सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन क्रैब साइकिल में। तो सबसे ज्यादा जो ATP बनने का जो अमल होगा वो इस ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के जरिए जैसे 32 मॉलिक्यूल आप ATP बनेंगे। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे एक इलस्ट्रेशन उसमें आप यकीनन देख सकते हैं। अभी हमने जैसे नोट किया कि NADH एंड FADH है। अब ये सारे NADH जो है या FADH जो प्रोड्यूस हुए हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाएंगे। यकीनन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का अमल होगा। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के रिजल्ट में ATP मॉलिक्यूल बनेंगे 34 ATP मॉलिक्यूल। और इसी तरह से 2 ATP मॉलिक्यूल आपने देखा क्रैब साइकिल से बनते हैं, और इसी तरह से आपने देखा ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल आप ATP बनते हैं जो सबस्ट्रेट लेवल के हैं। तो इनको हम प्लस करेंगे तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है उसमें अल्टीमेटली 36 मॉलिक्यूल आप ATP बनेंगे। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, उसकी जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी तो उसके रिजल्ट में 36 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे, 36 मॉलिक्यूल ATP बनेंगे। इसी तरह से जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें 38 मॉलिक्यूल बनेंगे। यूकैरियोटिक सेल क्योंकि उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी एक हमारे NCP बुक में इसकी डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है कि जैसे जो एनर्जाइज जैसे इलेक्ट्रॉन कैरियर NADH होते हैं वो डायरेक्टली जैसे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर नहीं आ सकते हैं। जो एनर्जाइज जैसे NADH होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, देन उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स जो है FADH को मिलते हैं, और FADH के अंदर इतना पावर होता है कि एक FADH में 2 मॉलिक्यूल जैसे प्रोड्यूस हो सके। तो यहाँ पे जैसे NADH जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH होते हैं जो ग्लाइकोलिसिस के होते हैं, हर एक के अंदर जैसे 2 ATP बनाने की सलाहियत होगी, और FADH में भी 2 ATP बनाने की सलाहियत होगी। 2 ATP बाकी जैसे आपको पता है कि लिंक रिएक्शन के अंदर भी जैसे 2 NADH बने थे, और इसी तरह से क्रैब साइकिल के अंदर आपने जैसे नोट किया था कि हाउ मेनी लाइक 16 जैसे 6 NADH बने थे, तो हर एक के अंदर 3 ATP बनाने की सलाहियत, इसमें भी 3 ATP बनाने की सलाहियत होती है। तो इस तरह से जो काउंट हम आखिर में करेंगे
तो ये जो है जैसे 2 NADH तो ये 6 ATP, इसमें इतना लाइक एनर्जी होती है, और इसी तरह से ये 18 ATP और ये 4 ATP, 4 और 4 8 ATP हुए, 8 ATP, और इसी तरह से 8 और 6 जैसे लाइक 14 और 14 और 18 32 ATP जैसे प्रोड्यूस हुए। तो इस तरह से आगे आखिर में हम काउंट करेंगे, बट उस बाद डिस्कस यहाँ पे ये हो रही थी कि लाइक जो NADH होगा, जो ग्लाइकोलिसिस के हैं, उनमें 2 ATP बनाने की, सर NTP बुक में इसकी डिस्क्रिप्शन भी है, हम आगे डिस्कस करेंगे। बट आज के दिन के हवाले से अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टली पे होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स होते हैं वेरियस, जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर वेरियस कॉम्प्लेक्सेस हैं। जैसे मेम्ब्रेन जो होती है, आपको पता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया फास्फोलिपिड इन नेचर है, बट कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं, उन मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का रोल क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन से? इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है NADH एंड FADH है, वो कहाँ प्रोड्यूस हुए थे? ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस हुए थे, लिंक रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए थे, और इसी तरह से क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस हुए, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो इलेक्ट्रॉन्स कैरियर है, ये क्या करेंगे? जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए जब ये इलेक्ट्रॉन पास होंगे, तो उनकी एनर्जी की वजह से प्रोटॉन पंप होंगे। कहाँ से? फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कहाँ से? फ्रॉम मैट्रिक्स, जैसे ये एरो आप नजर आ रहा है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है। इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोटॉन जो पंप होंगे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से पंप होंगे, आउटसाइड जो जाएंगे। तो यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होता है, ये रोल होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। देन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट हुआ, और वही प्रोटॉन देन वापस पास होंगे एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के जरिए वापस मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसकी वजह से एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन प्रोसेस को। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स आर हार्वेस्टेड एंड कैरिड टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कौन? जैसे उसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन है, NADH है या FADH है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स बने हैं जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और कैरे आगे जो है ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन को आगे कहाँ करेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड एनर्जी टू पंप द प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, जैसे एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? कुछ पॉइंट्स होंगी जहां पे जैसे प्रोटॉन पंप होंगे, प्रोटॉन पंप होंगे कहां से किस तरफ जाएंगे? फ्रॉम मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे जैसे यकीनन आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होती है, और फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जैसे ये इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं एक जैसे कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में पास होते, फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन जिस जो ज्वाइंट्स विद प्रोटॉन, और इसके रिजल्ट में वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे दो प्रोटॉन ऑक्सीजन, जिसे हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन का रोल होगा फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। बाय दिस वे वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने पढ़ा था कि लाइक प्रोटॉन ग्रेडियंट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा होगा, तो यही प्रोटॉन डिफ्यूज बैक इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वापस मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पास होंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा हो जाता है और मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कम होता है। फिर क्या होगा? यकीनन यहाँ पे एक एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स होता है, वो भी इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, जिसमें ये प्रोटॉन वापस पास होंगे इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया उस मैट्रिक्स की तरफ, जिसकी एनर्जी से लाइक द प्रोटॉन डिफ्यूज बैक इन ड्राइविंग द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, और देन वो एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू है कि लाइक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर होता क्या है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जैसे कैरियर मॉलिक्यूल थे NADH एंड FADH जो डिफरेंट प्रोसेसेस में बने, अब ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए पास होते जाएंगे, और फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन, जिसके रिजल्ट में वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पास होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए, तो उसकी वजह से प्रोटॉन जो है मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे, यहाँ पे ग्रेडियंट प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद ये वापस एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स में फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आएंगे, और उसकी एनर्जी से यकीनन जैसे एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। अब हम NTP बुक के हवाले से आते हैं कि ऐसे कितने कॉम्प्लेक्सेस हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर, कौन से कंपोनेंट्स या किस सीरीज या सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन पास होंगे। पहला कॉम्प्लेक्स है नंबर 1, जिसे कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। दूसरा कॉम्प्लेक्स है उसे कहते हैं FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तीसरा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स एक बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जो अक्रॉस है इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अक्रॉस है जो
ट्रांस मेम्ब्रेन जैसे कहेंगे, मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। पहले कॉम्प्लेक्स को कहते हैं NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, दूसरे कॉम्प्लेक्स को कहते हैं FADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, तीसरे कॉम्प्लेक्स को ये जैसे ये नंबर 3 कॉम्प्लेक्स है, यहाँ हमने नंबरिंग अपने तौर पे साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, चौथा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है। चार ये जैसे कॉम्प्लेक्स हैं, चार ये कॉम्प्लेक्स हैं। बट ये जैसे लाइक जो प्रोटॉन किन कॉम्प्लेक्सेस के जरिए जैसे मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के जरिए। इसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स के जरिए। नंबर 3 जो लाइक पॉइंट है जहां पे प्रोटॉन पास होंगे तो वो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स के जरिए प्रोटॉन पास होंगे। बाकी और क्या है, जैसे इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, कोएंजाइम Q जो है ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है, साइटोक्रोम जो है कॉम्प्लेक्स है ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो ये सीरीज या चेन है जिसमें आप देखेंगे नंबर 1 NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, नंबर 2 जैसे FADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, कोएंजाइम Q, उसके बाद नंबर 3 साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, उसके बाद साइटोक्रोम C है, साइटोक्रोम C के बाद है नंबर 4 यहाँ पे जैसे कॉम्प्लेक्सेस। और सीरीज में अगर हम देखें नंबर 6 है, दैट वन इज द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया और एरोसी जैसे आप देख रहे हैं NADH या इसके जैसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए कैसे पास हो रहे हैं। और हर एक ट्रांसपोर्ट चेन में पास होने के बाद आखिर में जैसे आपने देखा कि लाइक फाइनल और टर्मिनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं दे आर एक्सेप्टेड बाय द ऑक्सीजन और इसके रिजल्ट में वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, उसके रिजल्ट में वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। और इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन जब ये यहाँ से पास होंगे तो रिजल्ट में क्या होगा कि प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा होगा। जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा हो जाएगा तो वापस ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स के जरिए मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के जरिए ATP मॉलिक्यूल बनेंगे। तो सबसे पहले आपके जहन में या हमारी बुक के अंदर ऐसी इलस्ट्रेशन है तो आपको पता होना चाहिए कि लाइक कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स 4 है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, 4 कॉम्प्लेक्स हैं। और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C जो है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर हम इन्हें कहेंगे। तो पहले कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, FADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, और इसी तरह से साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जो होता है उसे हम कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है। इसी तरह से दूसरे भी बुक्स हैं जैसे उनमें कभी कभार सीरीज में ये होता है जैसे आपने पढ़ा होगा खासतौर पे STB के अंदर साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 एंड साइटोक्रोम C जो साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स के फर्दर कंपोनेंट्स हैं। किस तरह से साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स लाइक ये साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C1 है, उसके बाद साइटोक्रोम C। और ये जो लाइक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जैसे साइटोक्रोम C के बाद साइटोक्रोम A होता है, साइटोक्रोम A3। और ये इस तरह की जो लाइक सीरीज या सीक्वेंस है वो हमारे STB बुक के अंदर मौजूद है, STB बुक के अंदर मौजूद है। जैसे साइटोक्रोम जैसे फाइनल जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है तो उसमें साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 फर्दर उसके कंपोनेंट्स हैं। ओवरऑल जैसे हम कहेंगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है जो 4 नंबर पे है, बट उसके अंदर साइटोक्रोम A भी है और साइटोक्रोम A3 है, साइटोक्रोम A है और साइटोक्रोम A3 है। और जो साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स के अंदर साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 एंड साइटोक्रोम आगे जो साइटोक्रोम C ये पाथवे होगा साइटोक्रोम C। ये जो साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर साइटोक्रोम B है, साइटोक्रोम C1 और देन जो है साइटोक्रोम ये C, साइटोक्रोम C के बाद देन जो है इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स में जिसके फर्दर जो कंपोनेंट्स है वो साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 है, ये इसके पार्ट्स है। तो इन कॉम्प्लेक्सेस का जैसे यकीनन जैसे रोल क्या है, एनर्जी यील्डिंग रिएक्शन है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होती है, कपल्ड टू ट्रांसफर द प्रोटॉन फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यानी इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक मकसद ये है कि लाइक ये प्रोटॉन को पास करना है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कौन सा होता है, दो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स है उनके दरमियान का स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, विच एस्टेब्लिशेस ए प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। तो इस तरह से ये प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होना है। इसी तरह से प्रोटॉन ग्रेडियंट होंगे यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा। तो ATP is generated by the use of energy stored in the form of proton gradients across the biological membrane। बायोलॉजिकल ये मेम्ब्रेन कौन सी है, यकीनन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है और उसके अंदर ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम है, इसमें जब ये प्रोटॉन पास होंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो सबसे पहले जैसे आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कंपोनेंट्स को देखना है, NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, FADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, 4 कॉम्प्लेक्सेस। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C है। इसी तरह से आपने देखा जो साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है उसकी जो फर्दर कंपोनेंट है
साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी है। साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी से जैसे इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो देन फाइनली साइटोक्रोम सी तक आएंगे। इसी तरह से जो नंबर 4 कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जिसका नेम यकीनन आपने याद कर लिया है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, उसमें साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम ए3, साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम ए3 जो एसटीबी बुक के अंदर सीरीज है ना आपके पास, जैसे एक इलस्ट्रेशन मौजूद है वहां पे वही लिखा है, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी1, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए3, ऐसी सीरीज भी बनी हुई है। तो वही सेम कंपोनेंट साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी1, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम ए3, एक्चुअली ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों इनके कंपोनेंट है। साइटोक्रोम सी जो है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, दैट इज द साइटोक्रोम सी आई है। ठीक है, होपफुली थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन आपने थोड़ा सा समझा है कि लाइक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है। अब हम आएंगे देखेंगे कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन की जो है ट्रांसफर होती है एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स के हवाले से NADH is oxidized when it reacts with NADH dehydrogenase complex 1। NADH is oxidized when it reacts with किसके साथ, NADH dehydrogenase complex, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नाउ मूव टू कोएंजाइम Q। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है अब ये कोएंजाइम Q की तरफ मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जब ये दायरा है, NADH dehydrogenase complex है, डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, तो ये सबस्ट्रेट से जैसे आपने पढ़ते हैं ना कोएंजाइम का जो रोल होता है टू पास द इलेक्ट्रॉन टू पास द प्रोटॉन मूव करने के लिए, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कोएंजाइम Q में, और यहाँ से प्रोटॉन जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाएंगे, और NADH किसमें अब दोबारा चेंज हो गया, NAD+H के अंदर। तो इसके इलेक्ट्रॉन सबसे पहले चले गए कोएंजाइम Q के पास, कोएंजाइम Q। उसके बाद FADH जैसे ये भी आपको पता है FADH क्रैब साइकिल के अंदर बना था। दिस टू बी ऑक्सीडाइज्ड थ्रू ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इट हेड्स ओवर इलेक्ट्रॉन टू कोएंजाइम Q वाया डीहाइड्रोजनेज FADH डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स नंबर 2। अगर इसी तरह से FADH इसकी ऑक्सीडेशन होती है किस कॉम्प्लेक्स के जरिए, FADH डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के जरिए, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, ये भी इलेक्ट्रॉन अपने देगा कोएंजाइम Q को देगा, कोएंजाइम Q को देगा, और ये दोबारा जिस तरह से FAD बने, जैसे ये NAD हो गया तो ये FADH हो गया। अब यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है उसने भी इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q को दिए, और NADH था इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q को दिए। अब कोएंजाइम Q से ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कोएंजाइम Q से ये जाएंगे साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स की तरफ, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। इसी तरह से द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोएंजाइम Q आर नाउ ट्रांसफर्ड टू साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 3। साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 3 में ये इलेक्ट्रॉन पास होंगे, और इसके अंदर आपको पता है कि इसके सब यूनिट्स जैसे हमने पढ़ा था साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1 जैसे, और देन जो है साइटोक्रोम C जैसे, ये सीरीज जो STB बुक में मौजूद है, या थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि इसके फर्दर कंपोनेंट कौन से, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम B है, साइटोक्रोम C1, देन जो साइटोक्रोम C जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो इसी साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स से भी जैसे प्रोटॉन पास होंगे, इसी से भी जो है साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स से भी प्रोटॉन पास होंगे, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स से भी प्रोटॉन पास होंगे, साइटोक्रोम रिडक्टेज से भी प्रोटॉन पास होंगे। और इसी तरह से आपने देखा पहला कॉम्प्लेक्स था NADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी जैसे प्रोटॉन पास हुए, तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इसकी एनर्जी की वजह से इन कॉम्प्लेक्सेस के जरिए प्रोटॉन भी पास हो रहे हैं, कहां से, फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इनर मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें पास हो रहे हैं। उसके बाद जैसे साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स के बाद देन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसका नेम है साइटोक्रोम C which heads over its electron to cytochrome C। तो आपको पता है कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, एक तरफ से लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरी तरफ से गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो रेनी अपने इलेक्ट्रॉन वो किसको दे देगा, देन ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इलेक्ट्रॉन अब ये दे देगा साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C के बाद लाइक द कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जैसे कोएंजाइम Q भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, साइटोक्रोम C भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। कॉम्प्लेक्सेस 4 है जो हमने पहले ही पढ़े। द साइटोक्रोम C डिलीवर्स द इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम C डिलीवर्स द इलेक्ट्रॉन टू किसको, आखिरी जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स का नेम है यकीनन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, जिसके फर्दर कंपोनेंट्स आपको पता है अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। दोबारा साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 होते हैं, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 होते हैं, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। जैसे आपको याद होगा STB में जैसे सीक्वेंस है साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, और साइटोक्रोम A3 के बाद जैसे ये यहाँ पे फाइनल टर्मिनल इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर होगा, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, सबसे पहले NADH डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, जब NADH इसके साथ रिएक्ट करता है तो देन वही जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो इजेक्ट हुए थे, ये जो इलेक्ट्रॉन पास हुए थे कोएंजाइम के पास गए, कोएंजाइम Q के बाद साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1 के बाद साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C के बाद देन साइटोक्रोम A एंड फाइनली साइटोक्रोम A3। फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन, और उसकी वजह से देन वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। और इनकी वजह से आपने देखा है कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में जैसे ये प्रोटॉन पास हुए तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा हुआ,
और इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट अब जो क्या होगा, यकीनन प्रोटॉन ग्रेडियंट ये जैसे डिफ्यूज होंगे वापस प्रोटॉन किसके जरिए, जैसे डिफ्यूज होंगे, यकीनन डिफ्यूज होंगे वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ, और उसकी एनर्जी से यकीनन जो है एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। तो इसी तरह से द फाइनली द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू ऑक्सीजन, जो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इलेक्ट्रॉन्स दे आर ट्रांसफर्ड टू ऑक्सीजन, जिसे हम कहते हैं फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। ऑक्सीजन इज अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ही जैसे इंपॉर्टेंट सवाल, टेस्ट रिलेटेड सवाल आता रहता है टेस्ट में, ऑक्सीजन का रोल क्या है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो ये टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे ऑक्सीजन का काम, और देन जो है यकीनन उसके रिजल्ट में वाटर मॉलिक्यूल बनता है। इट बिकम्स रिएक्टिव एंड ईच ऑक्सीजन एटम पिक्स अप पेयर ऑफ हाइड्रोजन। जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगी तो ये पेयर ऑफ हाइड्रोजन को भी ले लेते हैं और इसके रिजल्ट में वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। एटीपी बुक के अंदर भी मौजूद ये पॉइंट्स हैं। फ्रॉम द आयन सॉल्यूशन फॉर्मिंग वाटर, इस तरह से जो है वाटर बन गया। अब एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कैरियर टू द नेक्स्ट कैरियर यूज्ड टू फॉर्म द प्रोटॉन। इसी तरह से आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैरियर जैसे मॉलिक्यूल है, तो जाहिर है इसमें एनर्जी जो रिलीज हुई है, जो शुरू में हमने पढ़ा था कि ये क्या करेंगे, इस एनर्जी की वजह से जो है प्रोटॉन पंप करेंगे। कौन सी पॉइंट पे, 3 ऐसी पॉइंट्स है जहाँ पे प्रोटॉन पंप होंगे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा हो जाएगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इस एनर्जी की वजह। जब इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो इनकी वजह से जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट भी यहाँ पे पैदा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से देन फाइनली देयर आर 3 such sites corresponding to 3 enzymes present in the electron transport chain। वो 3 पॉइंट्स कौन सी है जहाँ पे प्रोटॉन पास होते हैं, यकीनन हमने पढ़ा है, याद किया है, NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, और इसी तरह से जो है साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, इनके जरिए जैसे ये प्रोटॉन पास हुए। और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ, अल्टीमेटली ये हुआ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा हो गया है, ठीक है। होपफुली आपने जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की जैसे मैकेनिज्म पढ़ी, उसमें आपने यकीनन थोड़ा सा काम अब आपके एंड पे थोड़ा सा याद भी करेंगे। NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स होता है, उसके इलेक्ट्रॉन देन कोएंजाइम Q के पास जाएंगे। FADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के साथ इसके भी इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q के होंगे, इसके पास जाएंगे कोएंजाइम Q के बाद देन साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स के बाद साइटोक्रोम C जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर लाइक कोएंजाइम Q। इसी तरह से देन जो आखिरी चौथा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, और यही इलेक्ट्रॉन देन फाइनल टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्टिव हो जाएगा 2 प्रोटॉन को लेके, देन ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ओवरऑल क्या हुआ यहाँ पे, जैसे प्रोटॉन पास हुए, इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से जो प्रोटॉन 3 जगहों से पास हुए, यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा हुआ है, प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा हुआ है। अब ये प्रोटॉन कहाँ जाएंगे या किस तरह से वापस आएंगे, ये प्रोटॉन अब वापस आएंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर किसके जरिए पास होंगे, एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स के जरिए, और जिसमें एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल, 32 एटीपी मॉलिक्यूल कीमियो ऑस्मोसिस के जरिए, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। अब हम नेक्स्ट आते हैं एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स की तरफ कि एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है, और एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स है यकीनन एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स एक एंजाइम है, प्रोटीन है, और एंजाइम है प्रोटीन है, उसका भी काम जैसे यकीनन यही होगा एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स के, जिसमें प्रोटॉन पास हो, और प्रोटॉन पास होने की वजह से उनमें जैसे जो एनर्जी होगी उससे यकीनन एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसमें जैसे ये प्रोटॉन पास हुए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में 3 पॉइंट से, और रिजल्ट क्या हुई है, रिजल्ट ये हुई है कि यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा हुआ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कौन किसका है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और इसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा हुआ है। ये एटीपी सिंथेज मॉलिक्यूल है जिसकी स्ट्रक्चर भी हमारे बुक के अंदर भी डिस्क्राइब है। एक पार्ट होता है जिसे F0 F1 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, एक F0 पार्ट जो है ट्रांस मेम्ब्रेन हिस्सा होता है। F1 कॉम्प्लेक्स जो होता है वो थोड़ा सा राउंड होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स की साइड पे है, मैट्रिक्स की साइड पे। इसमें जैसे प्रोटॉन पास होंगे, इनकी एनर्जी की वजह से लाइक ADP+P जो है उससे वापस ये एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। मैकेनिज्म होगी कीमियो ऑस्मोसिस, और ये है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का मैकेनिज्म। इसमें 32 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनेंगे, 32 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो इसी तरह से ये सारे कॉम्प्लेक्स ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिमूविंग द de-energized electron to prevent the chain for becoming the blocking। और फाइनली जैसे अब हम एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स की तरफ आएंगे, एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स। Oxidative phosphorylation is the synthesis of ATP molecule with the energy liberated during the oxidation of reduced coenzyme NADH and FADH। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि लाइक NADH और FADH हाई इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आएंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्ट की वजह से जो एनर्जी होती है उसमें प्रोटॉन जैसे पास हुए फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, वो जाहिर है प्रोटॉन में भी जैसे एनर्जी वापस मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आएंगे, तो उनकी एनर्जी से एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा अल्टीमेटली। द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस इज कॉल्ड एटीपी सिंथेज एंजाइम। इस एंजाइम का नेम है एटीपी सिंथेज एंजाइम। ये भी जैसे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है,
It is located in the inner mitochondrial membrane, consists of two parts, F0 and F1. F0 part कौन सा? ये F0 part है, ये F1 part है. F0 part is embedded in the membrane and involved in the movement of proton from intermembrane space to mitochondrial matrix. ये F0 part का काम है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, वहां से जैसे प्रोटॉन है उनको मूव करना किस तरफ? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स की तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स की तरफ. इसी तरह से F1 or elementary particle is the head-like part which is projected from the surface of a membrane towards the matrix. मैट्रिक्स की तरफ एक हेड आकर राउंड लाइक एक स्ट्रक्चर है, इस पार्ट का नेम है F1 और ये जो पार्ट था F0 था, F0 और ये F1. इसे एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, जिसका काम होता है कि प्रोटॉन इसके जरिए पास होंगे, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी की वजह से एडीपी प्लस पी और एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे. कितने एटीपी होंगे? 32 एटीपी. मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज कीमियोस्मोसिस, मैकेनिज्म इज कॉल्ड कीमियोस्मोसिस और 32 एटीपी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के जरिए. नेक्स्ट जैसे पॉइंट्स पे आते हैं जो एटीपी किस तरह से बनेंगे. इट कैटालाइजेस द एटीपी सिंथेसिस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटीपी प्लस पी. एटीपी और पी को जो है जैसे लाइक एटीपी बनाने का काम जो है यकीनन इससे एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के जरिए प्रोटॉन आएंगे. तब हमने फोटोसिंथेसिस में भी ऐसा एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स का रोल जैसे पढ़ा था. एटीपी सिंथेस बिकम एक्टिव in ATP formation only when the proton gradient having higher concentration of proton on the F0 side as compared to F1 side is established. तो ये लाइक ऐसा क्यों होता है कि ये एक्टिवेट होता है एंजाइम? जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट F0 साइड पे जो है ज्यादा बन जाते हैं तो एक्टिवेट हो जाता है, देन प्रोटॉन पास होंगे और उसकी वजह से एटीपी प्लस पी जो है एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे. F0 साइड पे प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा हो जाएंगे तो इस वजह से ये, ठीक है, compared to F1 side. The flow of proton through the F0 channel induces the F1 particle to function as a ATP synthase complex के तौर पे ये काम करेगा. That the energy of the proton gradient is used in attaching phosphate group को अटैच करेंगे ADP के साथ और ATP molecule बनेंगे. This produces ATP and oxidation of one molecule of NADH produces 3 ATP production by this mechanism. आगे हम काउंट करेंगे बट सारे NADH के नहीं, जस्ट ग्लाइकोलिसिस के जो होते हैं उसमें जो है 2 एटीपी बनाने की जो एनर्जी होती है, अदरवाइज एनएडीएच की 3 होती है. तो इस तरह से एटीपी मॉलिक्यूल बन जाता है. तो इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, वेरी सिंपल सा लाइक टॉपिक है, इतनी बड़ी बात नहीं. इससे बड़े टॉपिक आप पहले ही पढ़ चुके हैं. जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है और जैसे ही जैसे प्रोटॉन की हायर कंसंट्रेशन होती है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस हुआ और देन जो एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स होता है. एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स जैसे ये F0 पार्ट है उससे पास होंगे F1 की तरफ आएंगे, दोबारा जब आएंगे तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर एटीपी प्लस पी इसको अटैच करने में एनर्जी इस्तेमाल होगी और एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा और ऐसे 32 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं. इसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल सॉरी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन. प्रोटॉन्स आर पम्प्ड अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द रेस्पिरेटरी चेन. जैसे रेस्पिरेटरी चेन के अंदर जैसे लाइक यकीनन जैसे इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो उसकी वजह से प्रोटॉन जो है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आएंगे और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आने के बाद देन एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के जरिए ये वापस आएंगे और एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा. एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा. माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर यकीनन आपके जहन में आउटर मेम्ब्रेन है और ये जैसे यकीनन जैसे एक इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान ये होता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होता है. और जो अंदर का हिस्सा है यकीनन इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं. इनकम्प्लीटली जैसे फोल्ड्स है, कंप्लीट फोल्ड नहीं, इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टा कहते हैं, क्रिस्टी प्लूरल होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से. तो इसी तरह से ओवरऑल जैसे पूरा व्यू माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी और उसमें फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ऑक्सीजन था और एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स था जिसने क्या किया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से जब प्रोटॉन पास होंगे तो उसमें यकीनन जो है एटीपी मॉलिक्यूल पास हो, एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं. ठीक है, जैसे एटीपी मॉलिक्यूल पास है, 2 प्रोटॉन जब यहाँ से पास होंगे तो उनकी एनर्जी से 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनेगा, 2 प्रोटॉन. ठीक है, इसी तरह से हम आखिर में जैसे एक काउंट बनाएंगे कि कितने जैसे अच्छा एक एनटीपी बुक की हेडिंग है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन. और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कल भी जैसे हमने पढ़ा था कि लाइक कोई भी जैसे सबस्ट्रेट है, जैसे ये सबस्ट्रेट है पीपी उसका नेम है, एंजाइम पायरुवेट काइनेज है, तो इस सबस्ट्रेट से फास्फेट ग्रुप को रिमूव करें, जाके एटीपी को ज्वाइन करें और एटीपी बने, इस अमल को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन. और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के हवाले से कौन सी पॉइंट्स हैं जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है, तो ये एनटीपी बुक के अंदर भी हेडिंग मौजूद है. ग्लाइकोलिसिस के दौरान जैसे आपको पता है ग्लाइकोलिसिस में 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हुई है. 2 पॉइंट्स हैं, पहले 1,3 बाइफास्फोग्लाइसरिक, 1,3 बाइफास्फोग्लाइसरिक जो पे ऑफ फेज है उसके अंदर जो एनर्जी यील्डिंग फेज है इज कन्वर्टेड इनटू 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड. 7th नंबर रिएक्शन है उसके अंदर ये होता है, कौन सा फिनोमेना होता है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन. इसी तरह से एक और फास्फोइनोल पायरुवेट बिल्कुल जो लास्ट वाला रिएक्शन है इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, तो 10th नंबर रिएक्शन है उसमें भी ऐसे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के जरिए ही एटीपी बनते हैं. सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन
कल भी हमने जैसे देखा था, ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, तो दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे एटीपी बनते हैं और उससे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। इसी तरह से क्रेब साइकिल के अंदर एक पॉइंट है जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होती है क्रेब साइकिल में सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर, वो भी आपने जैसे पढ़ा था। यकीनन यकीनन आपको याद होगा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, लाइक जैसे सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनता है तो पहले जीटीपी बनता है, और जीटीपी की वजह से एटीपी प्लस भी एटीपी बनता है। सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनने के दौरान सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होती है। तो ऐसे तीन जो पॉइंट्स हैं इनको आप ध्यान में रखेंगे, और उसके बाद यकीनन एक हम काउंट बनाएंगे कि कितने लाइक जो एटीपी बनते हैं ओवरऑल वन ग्लूकोज मालिक्यूल की, वन ग्लूकोज मालिक्यूल की जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, इसकी जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मालिक्यूल, तो उसके अंदर 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कैसे प्रोड्यूस होंगे, तो उसका एक जनरल काउंट हम बनाते हैं। बिकॉज सबसे ज्यादा आपको पता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, यहाँ पे पहले हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के जरिए 32 एटीपी बनते हैं, और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के जरिए 4 एटीपी बनते हैं, तो ये 36 एटीपी। तो हम इनका एक काउंट बनाते हैं। सबसे पहले जैसे ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लूकोज है उसकी ग्लाइकोलिसिस हुई है, ग्लाइकोलिसिस जिसकी वजह से आपको पता है पायरुविक एसिड बना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में से आगे एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है इंटर हुआ है क्रेब साइकिल में या सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर इंटर हुआ है। क्रेब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या बना, अब यहाँ पे सबसे पहले हम एनएडीएच का काउंट बनाएंगे कि इसमें कितने मॉलिक्यूल एनएडीएच के बने, 2 एनएडीएच के मॉलिक्यूल बने जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इसी तरह से पायरुविक एसिड से एनएडीएच बनता है, वो लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन है, उसमें भी 2 एनएडीएच बने थे, आपको याद होगा स्टूडेंट्स को। इसी तरह से देन जो क्रेब साइकिल है उसके अंदर जो है 6 एनएडीएच बने थे, 3 + 3 6 एनएडीएच। इसी तरह से जो एफएडीएच है वो भी जैसे एफएडीएच के भी 2 एफएडीएच भी बने थे। तो इसी तरह से ये जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर है एनएडीएच और एफएडीएच। इसी तरह से आपको याद होगा हमने लाइक जैसे लिंक रिएक्शन के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस हुए, और इसी तरह से क्रेब साइकिल के अंदर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस हुए। उसके अलावा जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन में जैसे ग्लाइकोलिसिस के दौरान सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होती है, तो उसमें 2 एटीपी बने सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के जरिए, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। इसी तरह से हमने यहाँ पे क्रेब साइकिल में भी पढ़ा था कि लाइक यहाँ पे भी जैसे 2 मॉलिक्यूल एटीपी के बने हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, टोटल ये 4 एटीपी हुए। ठीक है, टोटल जो है ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड हुए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए। अब जैसे आपको पता है कि अभी आपने पढ़ा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर कहाँ गए थे, इलेक्ट्रॉन कैरियर चले गए थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर जैसे है एनएडीएच या एफएडीएच, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गए थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जैसे आपको पता है कि जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान एनएडीएच बनते हैं तो हर एक के अंदर 2 एटीपी बनाने की इसमें एबिलिटी होती है, 2 एटीपी हर एक के अंदर 2 एटीपी, 2 एटीपी पर 1 एनएडीएच, इतनी एनर्जी होती है। तो उसका भी रीजन हम आखिर में डिस्कस करेंगे। तो यकीनन हम कहेंगे इसमें जो एटीपी बनेंगे उनकी जो तादाद होगी 4 एटीपी, एनएडीएच में एनर्जी इतनी होगी, इसमें 4 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। बट ये एनएडीएच के जो लिंक रिएक्शन के दौरान बने, इनके अंदर जैसे हर एक एटीपी जो है उसके अंदर 3 एटीपी बनाने की सलाहियत है, 3 एटीपी बनाने, 3 एटीपी, तो यानी 2 × 3 = 6 एटीपी। तो इस तरह से ये 6 एटीपी बनेंगे, 6 एटीपी एनएडीएच है, बट किसका, लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन का। इसी तरह से ये भी जिस तरह से लाइक 6 एनएडीएच, तो इसमें भी जो लिंक रिएक्शन और जो क्रेब साइकिल के उसमें भी 3 एटीपी बनाने की सलाहियत होती है। तो इसमें जो एटीपी बनेंगे 6 × 3 = 18 एटीपी, इसमें 18 एटीपी बनेंगे। और एफएडीएच है, आपको पता है इसमें तो होते ही जैसे 2 एटीपी हर एक मॉलिक्यूल के अंदर बनाने की जो एबिलिटी होती है, तो एफएडीएच से यकीनन 2 × 2 = 4 एटीपी, तो इस तरह से 4 एटीपी प्रोड्यूस हो गए। अब हम इनको जैसे प्लस करेंगे तो यकीनन ये 32 एटीपी बनेंगे, और 32 एटीपी जो बने हैं इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ये जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है, एटीपी सिंथेस फास्फोरिलेशन। एटीपी सिंथेस के जरिए जैसे आपने देखा प्रोटॉन ग्रेडियंट जब पास हो रहा था तो उनकी एनर्जी की वजह से एटीपी प्लस की मैकेनिज्म को हम कहेंगे, मैकेनिज्म इज कॉल्ड कीमियोस्मोसिस, कीमियोस्मोसिस, मैकेनिज्म इज कॉल्ड कीमियोस्मोसिस। तो 30 एटीपी सबसे ज्यादा यकीनन जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के जरिए प्रोड्यूस हो। 32 एटीपी प्लस 4 एटीपी, तो ये बन जाएंगे 36 एटीपी। टोटल 36 एटीपी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम
वन ग्लूकोज मालिक्यूल जब उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, तो ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में 36 मालिक्यूल बनेंगे। जैसे ये पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ये बनता है, तो ये लिंक रिएक्शन है, या जैसे ट्रांजिशन रिएक्शन कहते हैं। और ग्लाइकोलिसिस है, उसमें ये हर एक चीज की जैसे हमने काउंट बनाया है। अब जैसे एनटीबी बुक के अंदर जैसे ये है कि वाई के ऐसा क्यों है कि इसमें दो, जो ग्लाइकोलिसिस के जो दो एनएडीएच है उसके अंदर दो एटीपी बनाने की सलाहियत है, बट जो पायरुविक एसिड है और उससे जो एसिटाइल कोएंजाइम बनता है उसमें भी दो एनएडीएच बनते हैं, उसमें 3 एटीपी है। वही सेम एनएडीएच है जो क्रेब साइकिल के अंदर बनते हैं, उसमें 3 एटीपी है, बनाने की एबिलिटी, सलाहियत, पोटेंशियल है। तो वाई बिकॉज जैसे हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, जैसे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोसोल के अंदर होता है। और बाकी जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन उसके अंदर होती है। तो आप देखें लिंक रिएक्शन कहाँ होता है, लिंक रिएक्शन तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। क्रेब साइकिल कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर होता है। तो यानी इनके अंदर जो एनएडीएच प्रोड्यूस होंगे वो वहीं पड़े हैं, बट जो ग्लाइकोलिसिस जो हुई थी वो साइटोसोल में हुई है। तो यानी उनके एनएडीएच जो एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन होंगे वो एफएडीएच को मिलेंगे, और एफएडीएच उनको रिसीव करने के बाद उनके अंदर एबिलिटी इतनी होती है कि दे कैन प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। इसी रीजन की वजह से बैक्टीरिया के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया होती ही नहीं है, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया वाली कहानी नहीं होगी कि उसमें इंटर हो या पास हो। इस वजह से दो एटीपी उनमें ज्यादा होते हैं, 38 एटीपी, जो हमारे बुक के अंदर ये भी पॉइंट मौजूद है साइड बार के सूरत में, पेज नंबर 95 पेज पे ये पॉइंट मौजूद है। 95 पेज पे, 95 पेज पे अगर आप देखें साइड में एक जैसे डिस्क्रिप्शन मौजूद है एनजीबी में, 95 पेज पे, 95 पेज पे ऐसा चार्ट भी है, और इसमें इसका रीजन भी बताया गया कि वाई कि दो ये एटीपी जैसे क्यों, बाकी जो 3 एटीपी। तो इसी नोट के अंदर ये डिस्क्रिप्शन है, और आखिरी जैसे 4-5 लाइन है उनके अंदर आप देखेंगे therefore से आप at the time of their uptake only the energized electrons of NADH are transferred inside the mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आना चाहिए ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। बाकी ग्लाइकोलिसिस वो हुआ है साइटोसोल के अंदर है, साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ है। बाय कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म these electrons are received by 2 molecules of FAD in the mitochondrial matrix to produce 2 molecules of FADH, hence 4 ATP molecules are produced instead of 6। तो जो NADH ग्लाइकोलिसिस है उनमें 4 molecules of ATP प्रोड्यूस होते हैं इंस्टेड ऑफ 6, ये रीजन किया गया है। और इसी तरह से जो काउंट भी 36 और 38 का भी इस रीजन की वजह से होता है। होपफुली शाम को एक नए टॉपिक के साथ आएंगे शाम की क्लास। सी बात।